हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेसन ऑफ क्लासेस। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये वही डॉक्यूमेंट है जो हमारे सोसाइटी की फाउंडेशन को डिफाइन करता है और जो हमें एक स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड कंट्री बनाता है। सो लेट्स स्टार्ट विथ ए गेम एग्जाम्पल, फुटबॉल। फुटबॉल तो आप सबने खेला होगा या कभी ना कभी तो सुना होगा इसके बारे में। फुटबॉल एक ऐसा गेम है जो सिर्फ प्लेयर के पैर से खेला जाता है। लेकिन सोचो, अगर प्लेयर बॉल को हाथ में पकड़कर पास करने लगे तो क्या ये गेम फुटबॉल कहलाएगा? बिल्कुल नहीं। तब ये गेम कुछ और गेम बन जाएगा। हर गेम का एक अपना स्पेसिफिक रूल होता है जो उसे डिफाइन करता है और दूसरे गेम से अलग बनाता है। जैसे क्रिकेट में बैट्समैन को बैट का इस्तेमाल करना होता है, हॉकी में प्लेयर को पास करने के लिए हॉकी स्टिक होता है। इस बेसिक रूल को कॉन्स्टिट्यूटिव रूल कहते हैं क्योंकि ये गेम का एसेंस को डिफाइन करता है। अब ये तो हो गई गेम्स के रूल के बारे में, लेकिन एक सोसाइटी के भी कुछ ऐसे ही फंडामेंटल या कॉन्जिक्यूटिव रूल्स होते हैं जो उसे यूनिक बनाते हैं और दूसरी सोसाइटी से अलग करते हैं। जिस तरह से हर गेम को चलाने के लिए रूल्स चाहिए, वैसे ही सोसाइटी में भी कुछ रूल्स होते हैं जो हर कम्युनिटी को साथ में रखते हैं और समाज में डिसिप्लिन और शांति बनाए रखते हैं। और मॉडर्न कंट्रीज में ये रूल एक रिटन डॉक्यूमेंट में लिखे होते हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे वैल्यूज और प्रिंसिपल को एक फ्रेमवर्क के तौर पर सेट करता है जो सबको फॉलो करना होता है। समाज के अलग अलग कम्युनिटीज के बिलीफ और नीड को एक साथ लेकर चलने के लिए ये सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। अब हम ये समझते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी क्यों है। 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की डिमांड की थी और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हुआ तब ये डिमांड और भी स्ट्रांग हो गई। इसके पीछे यह सोच थी कि एक ऐसी असेंबली हो जो सिर्फ इंडियन से मिलकर बने और हमारे खुद का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करे। आखिरकार दिसंबर 1946 में ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कन्वीन किया गया जिसमें हमारे लीडर्स ने अपने एफर्ट लगाए अपने देश का फ्यूचर को डिफाइन करने के लिए, अपने देश के फ्यूचर को शेप करने के लिए। दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक इस असेंबली ने इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखना शुरू किया। सोचो, 150 साल के ब्रिटिश रूल के बाद हमें अपनी कंट्री को अपने आइडियल के साथ डिजाइन करने का मौका मिला। फ्रीडम स्ट्रगल के आइडियलिज्म के साथ असेंबली के मेंबर ने एक नया भारत सोचा और अपने कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का काम शुरू किया। अब अगर हम आज के टाइम पर देखें तो दुनिया के ज्यादातर कंट्रीज के पास एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन होने का मतलब ये नहीं कि वो कंट्री डेमोक्रेटिक भी हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन का रोल क्या है? सबसे पहले ये हमें वो आइडियल सेट करके देता है जो एक आइडियल सोसाइटी के लिए जरूरी है। वो आइडियल्स जिसमें हम एक अच्छे सोसाइटी में जीने की एस्पिरेशन रखते हैं। एक कंट्री कई कम्युनिटीज से मिलकर बनी होती है जो कई बिलीव्स को शेयर करते हैं आपस में, लेकिन हर चीज पर सब लोग एग्री करें ये जरूरी नहीं होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ऐसा सेट ऑफ रूल और प्रिंसिपल प्रोवाइड करता है जो सब लोगों को मिलकर एज ए फाउंडेशन अपने देश को गवर्न करने के लिए यूज करते हैं। हम एक और देश का यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, नेपाल का। नेपाल का भी अपना एक इंटरेस्टिंग सफर रहा है डेमोक्रेसी तक पहुंचने का। नेपाल में डेमोक्रेसी की पहली कोशिश हुई थी 1990 में, जब वहां के लोगों ने मोनार्की के अगेंस्ट लड़ाई लड़कर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को एस्टैब्लिश किया। लेकिन ये सिस्टम सिर्फ 12 साल तक ही चल पाया। 2002 में वहां के राजा ज्ञानेंद्र ने बढ़ते हुए नक्सलाइट का बहाना बनाकर ग्रेजुअली गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल लेना शुरू कर दिया और आर्मी के सपोर्ट से अपना पावर को और भी बढ़ा दिया। 2005 में राजा ने पूरा कंट्रोल ले लिया, खुद ही हेड ऑफ गवर्नमेंट बन गए। लेकिन नवंबर 2005 में नक्सलाइट ने पॉलिटिकल पार्टी से मिलकर एक 12 पॉइंट एग्रीमेंट साइन किया। इस एग्रीमेंट ने नेपाल के लोगों को एक नई उम्मीद दी, डेमोक्रेसी और पीस की उम्मीद। 2006 में ये मूवमेंट और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। लोगों ने राजा के छोटे मोटे रिफॉर्म को बार बार रिजेक्ट किया। आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा को लोगों के दबाव के आगे झुकना पड़ा और पार्लियामेंट को रीस्टोर कर दिया गया। आखिरकार 2008 में नेपाल ऑफिशियली मोनार्की को एबॉलिश करके एक डेमोक्रेसी बन गया।
अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि नेपाल को नए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों थी। नेपाल में 1990 में एक पहला कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था। वो कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को रिप्रेजेंट करता था, यानी कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो मोनार्की को सपोर्ट करता है और फाइनल अथॉरिटी राजा के पास रहता है। जब लोगों ने डेमोक्रेसी के लिए इतनी बड़ी मूवमेंट की और मोनार्की को हटा दिया, तो उनको एक नया कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत थी जो उनके नए डेमोक्रेटिक आइडियाज को रिफ्लेक्ट करे। जैसे फुटबॉल गेम में रूल्स चेंज हो जाए तो गेम का नेचर भी बदल जाता है, वैसे ही नेपाल में मोनार्की से डेमोक्रेसी पर शिफ्ट होने पर नए रूल्स की जरूरत थी जो नए समाज को शेप कर सके। और इसलिए 2015 में नेपाल ने अपने एक नए कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया जो उनके नए डेमोक्रेटिक आइडियाज और एस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे महत्वपूर्ण उद्देश्य की, जो है देश के राजनीतिक प्रणाली को प्रभाषित करना। जैसे कि नेपाल का पहले का कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है कि देश को राज्य करने का अधिकार राजा और उनकी काउंसिल के पास है। लेकिन जब किसी देश ने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया तो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ऐसे गाइडलाइन तय करता है जो डिसीजन मेकिंग में मददगार होते हैं। डेमोक्रेसी में हम अपने लीडर्स को चुनते हैं ताकि वो हमारी तरफ से जिम्मेदारी से पावर का इस्तेमाल करें, लेकिन कभी-कभी लीडर्स अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे सेफगार्ड होते हैं जो इस मिसयूज को रोकने में मदद करते हैं। चलिए एक क्लासरूम की सिचुएशन को देखते हैं जो इस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी को समझाता है। एक क्लास में एक बच्चा है सुरेश, जो क्लास मॉनिटर है, लेकिन वो दूसरे बच्चों को बुली करता है, यानी कि चिढ़ाता है। जब क्लास टीचर मिसेज राव कुछ काम से चली जाती हैं तो वो सुरेश को क्लास को संभालने के लिए कहती हैं और सुरेश अनिल को पॉइंट आउट करना शुरू करता है बिना किसी वजह से। सुरेश कहता है कि आज मैं तुम्हें रिपोर्ट कर दूंगा मिसेज राव को। अनिल बस ये पूछता है कि लेकिन मैंने किया क्या है। जब मिसेज राव वापस आती हैं तो सुरेश उन्हें कहता है कि अनिल क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था। ये सिचुएशन हमें समझाता है कि हमें ऐसे रूल्स चाहिए जो लीडर को मिसयूज करने से रोके, लीडर को पावर को मिसयूज करने से रोके। अब इस सेफगार्ड को समझने के लिए हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे लॉ हैं जो इन पावर को मिसयूज करने से रोकने के लिए तय किए गए हैं। इनमें से एक है राइट टू इक्वालिटी, जो हर सिटीजन को बराबरी का अधिकार देता है। ये कहता है कि कोई भी नागरिक धर्म, जाति, जेंडर या जन्म स्थल के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। राइट टू इक्वालिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फंडामेंटल राइट है जो जस्टिस और फेयरनेस को सुनिश्चित करता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।